हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमूल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम एडिटोरियल का एनालिसिस तो करेंगे ही, उससे पहले 10 नए वर्ड्स भी देखेंगे और फाइनली हम एक वर्ड स्वैप भी देखेंगे। बीच में एक क्लोज टेस्ट है आपके लिए जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पर आज पैराजंबल नहीं है, क्योंकि पैराजंबल के लिए एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें डिफ़िकल्ट लेवल के पैराजंबल्स स्पेशली IBPS PO के हिसाब से आपके लिए बनाए हैं, तो वो हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है मार्की। मार्की ये फर्स्ट वर्ड है हमारे पास। मार्की का मतलब क्या होता है? एक्चुअली दो मतलब है मार्की के। देयर आर टू मीनिंग्स। एक मीनिंग तो होता है कोई टेंट जैसी चीज, उसे हम मार्की कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मार्की इवेंट के लिए यूज होता है, ऐसा इवेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था या सब लोग वेट कर रहे थे उसका, स्टार वाला इवेंट जहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आने वाला हो, तो ऐसा इवेंट या ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इनके लिए मार्की ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, लेट अस गो थ्रू द सेंटेंस, आपको समझ में आ गया। द स्टूडियो साइंड अ मार्की एक्टर। मार्की एक्टर मतलब ऐसा एक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार ऐसा समझ लो कोई, है ना, फॉर द लीड रोल इन देयर ब्लॉकबस्टर फिल्म। ठीक है, तो मार्की एक्टर का मतलब क्या हो गया इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, कोई स्टार व्यक्ति। देखो मीनिंग, एक्चुअली ये जो यहाँ पे मार्की एक्टर है ये नाउन नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? हाईली प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेटेड, इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेटेड और इंपॉर्टेंट, यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट इज स्टार अट्रैक्शन, है ना, जिसके लिए सब वेट करेंगे। ऐसा कोई स्टार अगर होगा तो उसे हम मार्की कहेंगे। और होल्ड्स सिग्निफिकेंट स्टेटस। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? हेडलाइन, मार्की स्टोरी भी हो सकती है एक आधी, है ना, हेडलाइन की तरह सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। स्टार, टॉप टायर, सबसे ऊपर का, या लीडिंग, लीडिंग प्लेयर, लीडिंग एक्टर, इस तरह से। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? मार्की का अपोजिट समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट या सेलिब्रेटेड, उसका एंटोनिम क्या होगा? समवन हु इज लेस नोन, है ना, कोई नहीं पहचानता उसको, इग्नोर्ड व्यक्ति है कोई, है ना, या फिर माइनर है, माइनर, लेसर नोन, या इनसिग्निफिकेंट, जिसका महत्व ज्यादा नहीं है। समझ गए मार्की का मीनिंग? चले अगले वर्ड पे। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? फ्राउंड। फ्राउंड बेसिकली एक रिएक्शन है चेहरे की। जब गुस्सा आ जाता है तो चेहरा कैसे बदल जाता है? ऐसा गुस्से वाला चेहरा, दिस टाइप ऑफ चेहरा इज कॉल्ड फ्राउन करना, है ना। यानी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी को गुस्से से और बिना वर्ड्स के आप सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो दैट फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्राउनिंग, है ना। गुस्सा आना, चेहरे पे गुस्सा दिखना, वो चेहरे का एक्सप्रेशन को फ्राउनिंग कहते हैं। देखो तो ये एक वर्ब हो गया क्योंकि एक्शन है ये, फ्राउंड। देखो सेंटेंस, द मैनेजर फ्राउंड व्हेन ही सॉ द इनकम्प्लीट रिपोर्ट ऑन हिज डेस्क। मैनेजर को इनकम्प्लीट रिपोर्ट जैसे ही दिखी तो उसने गुस्से से देखा, बोला तो कुछ नहीं पर गुस्से से देखा, तो वो गुस्से वाला चेहरा इज कॉल्ड फ्राउनिंग। सिंपल। देखो मीनिंग, टू शो डिसअप्रूवल, बेसिकली गुस्सा, डिसप्लेजर, टिपिकली टर्निंग डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। अब ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया। गुस्सा आना, डिसप्लेजर, डिसअप्रूवल शो करना, जहाँ पे आंखें ऐसी हो जाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड फ्राउनिंग। सिनोनिम्स, ग्लेयर करना, गुस्से से देखना, ग्लेयर, ये सिनोनिम्स है ना। स्काउल यानी फिर से गुस्से से देखना, डिसअप्रूव करना, है ना, किसी को डिसमिस करना, डिसअप्रूव, आपने जो किया वो सही नहीं किया। बहुत बार हमारे बच्चे हमको तकलीफ देते तो फिर अब डांटना तो होता नहीं, या बहुत ज़्यादा डांटनी नहीं है, वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते ऐसे कुछ, उस समय पे क्या करते हैं? वी शो डिसअप्रूवल बाय फेशियल एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं फ्राउन करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अपोजिट, फ्राउन मतलब गुस्से से देखना, एंटोनिम्स क्या होंगे? स्माइल करना, ग्रिन करना, है ना। स्माइल, अप्रूव्ड या ग्रिन मतलब मुस्कुराना। क्लियर, समझ गए फ्राउन का मतलब? चले अगले वर्ड पे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेटामॉर्फोज्ड। कल हमने मेटामॉर्फोज का एक छोटा पार्ट देखा था, अगर आपको याद होगा तो। मॉर्फ ये वर्ड देखा था हमने, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या था? बदलना, है ना। अब मेटा लग गया उसको,
मेटा मतलब कंप्लीटली बदल देना किसी चीज को। मॉर्फ में क्या देखा था हमने, किसी का कोई व्यक्ति है उसका चेहरा बदल दिया तो मॉर्फ कर दिया चेहरा, ऐसा देखा था। मेटामॉर्फोस मैंने व्यक्ति को ही बदल दिया, कंप्लीट चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोस, है ना। आपने रॉक्स के बारे में अगर सुना है तो आपको पता होगा, इग्नियस रॉक होता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और फिर सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो इग्नियस रॉक यानी आग से बना हुआ, आग से मतलब लावा ठंडा होके जो बनता है, दैट इज इग्नियस रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो सिल्ट सैंड डिपॉजिट होके बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक, इन दोनों रॉक्स पे जब हीट प्रेशर एक्ट होता है तो वो रॉक्स की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, फिर उस रॉक को हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो वो कंप्लीटली बदल गया अभी रॉक, तो मेटामॉर्फोज हो गया, समझ गए। तो मेटामॉर्फोज मतलब कंप्लीटली बदल जाना, मेटामॉर्फोज्ड। देखो सेंटेंस, द स्मॉल स्टार्टअप मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन विद इन अ डेकेड। एक छोटा सा स्टार्टअप था, वो सिर्फ 10 साल में यानी डेकेड में कंप्लीटली किस में बदल गया, एक कॉरपोरेशन में, एक ग्लोबल कॉरपोरेशन में, गूगल जैसा ऑर्गेनाइजेशन। 10 ही साल में गूगल एक ग्लोबल कॉरपोरेशन बन चुका था, ठीक। मीनिंग टू अंडरगो अ कंप्लीट चेंज। मॉर्फ का मतलब था चेंज, मेटामॉर्फोज्ड इज कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म और इन नेचर। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना या इवॉल्व होना। ये मॉर्फ के भी मोर और लेस सिनोनिम है, क्योंकि बदलना यही वर्ड है उसमें। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, जैसा है वैसे ही रहना, स्थिर रहना, मतलब स्टैग्नेटेड, रिमेन्ड या स्टेड एज इट इज, जैसा है वैसा रहना। समझ गए मेटामॉर्फोज्ड। चलिए अगले वर्ड पे चलो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रिसेंडो। आज का वर्ड, नया वर्ड कौन सा है अभी, क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है, जब आवाज बढ़ रही होती है तो द मैक्सिमम साउंड दैट कैन गो इज क्रिसेंडो। सबसे ऊपर की लेवल का साउंड इज कॉल्ड क्रिसेंडो। कोई गाना गा रहा है और वो गाने में वो जो हाईएस्ट नोट अचीव करता है गाने में, दैट इज कॉल्ड क्रिसेंडो, कि वो अपने हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंचा है। क्रिसेंडो, हाईएस्ट लेवल ऑफ साउंड। देखो सेंटेंस, द ऑर्केस्ट्रा रीच्ड अ क्रिसेंडो, यानी बहुत ऊंची आवाज पे पहुंचा वो, है ना। फिलिंग द कॉन्सर्ट हॉल विथ ओवरवेलमिंग साउंड, पूरे हॉल को ओवरवेलमिंग साउंड से भर दिया था उसने। जब वो कहाँ पहुंचा, क्रिसेंडो पे पहुंचा, अपने टॉप लेवल पे पहुंचा, ठीक है। तो टॉप लेवल पे आवाज पहुंचना इज कॉल्ड क्रिसेंडो। क्या होगा मीनिंग इसका, द लाउडेस्ट पॉइंट रीच्ड इन अ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग साउंड और अ क्लाइमैक्स इन इंटेंसिटी। तो दो मीनिंग दिए हैं यहाँ पे, कौन सा, एक तो जब आप साउंड बढ़ाते जाओ तो लार्जेस्ट लाउडेस्ट साउंड जो रहेगा दैट इज क्रिसेंडो, या फिर क्लाइमैक्स के वक्त जो इंटेंसिटी बढ़ाता हुआ साउंड है दैट इज कॉल्ड क्रिसेंडो। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके, एक तो क्लाइमैक्स हो सकता है, या फिर पीक हो सकता है ना, सबसे टॉप लेवल पे जाना, या फिर एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एस्केलेटर होता है ना, एस्केलेटर, दिस इज एस्केलेटर, ऐसा, ठीक है, सीढ़ी की तरह जो ऑटोमेटिकली जो सीढ़ी घूमती है, एस्केलेटर होता है। एस्केलेशन मतलब ऊपर जाना, ठीक है। एंटोनिम्स, एस्केलेटर से ही एस्केलेशन बना है, एस्केलेशन मतलब ऊपर जाना। बहुत बार सिचुएशन का एस्केलेशन हो जाता है, पहले एक छोटा सा मुद्दा होता है जिसपे थोड़ा सा वाद होगा, किसी का विवाद होगा, पर कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं, द टॉपिक हैज एस्केलेटेड और द इशू हैज एस्केलेटेड, यानी पहले छोटा सा इशू था, वो बहुत बड़ा बन गया है। तो ऊपर जाना, बड़ा बनना, दैट इज एस्केलेशन। एंटोनिम्स क्या होंगे फिर क्रिसेंडो के, इसका मतलब है ऊपर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, नीचे, मतलब डिक्लाइन होना, रिडक्शन होना, रिड्यूस होना, या डिक्रेसेंडो मतलब नीचे, सबसे नीचे का पॉइंट जो साउंड का होगा वो, दैट इज डिक्रेसेंडो। समझ गए क्रिसेंडो का मतलब, क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे चलो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट कुछ नहीं है इसमें, पोर्शन पता होता ना आपको, पोर्शन, पोर्शन मतलब हिस्सा, ठीक है। अपोर्शन मतलब हिस्से को बांटना, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट का मतलब होता है बांटना। अपोर्शन में पोर्शन है, तो पोर्शन मतलब हिस्सा,
अपोर्शन मतलब उस हिस्से को किसी को देना, अपोर्शन, सब में हिस्से करके बांटना, दैट इज अपोर्शनमेंट। देखो सेंटेंस, द अपोर्शनमेंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का क्या किया गया, अपोर्शनमेंट मतलब बांटे गए सब में, वॉज डन फेयरली, इक्वल तरीके से बांटे गए, इंश्योरिंग ईच डिपार्टमेंट रिसीव्ड इट्स शेयर, हर डिपार्टमेंट को अपना ठीक ठाक शेयर मिला। तो अपोर्शनमेंट मतलब क्या, बांटना। नेक्स्ट मीनिंग क्या है फिर इसका, देखो, द एक्शन और अ रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग अमंग मल्टीपल पीपल और पार्टीज, मल्टीपल पीपल और पार्टीज में चीजों को डिवाइड करना, डिवाइड करना मतलब बांटना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एलोकेशन, एलोकेशन मतलब किसी को चीज एलोकेट करना, एलोकेट करना मतलब चीज़ों को बांटना। बेसिकली आपके पास कुछ एक चीज़ है बड़ी क्वांटिटी में, वो सब में डिवाइड करनी है ताकि उसका यूज़ वो सब कर सके, तो दैट इज एलोकेशन। फंड्स का एलोकेशन होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसके पास फंड्स है तो वो बाकी जिनसे काम करवाना है उनको अपने अपने काम के लिए फंड्स एलोकेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब उनमें वो बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब भी एलोकेशन जैसा ही है, फंड्स अलॉट किए गए कि ये फंड दिए हैं अब इतने का काम करो, दैट इज अलॉटमेंट। ये हो गया। और सॉरी, इसका एंटोनिम क्या होगा फिर, होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है जमा करना, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट से, फॉर एग्जांपल प्याज ले लेते हैं, अभी प्याज की कीमतें कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि प्याज की होर्डिंग हो सकती है, होर्डिंग मतलब जमा करके रखना है। बड़े बड़े जो डीलर्स है, अगर उन्होंने प्याज मार्केट में ही नहीं निकाला, जमा करके रख दिया, तो मार्केट में प्याज कम हो जाएगा, तो क्या होगा, भाव बढ़ जाएंगे, फिर जब भाव बढ़ेंगे तब वो प्याज को मार्केट में उतारते। तो चीज़ों को जमा करके रखना, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग, है ना। कॉन्सेंट्रेशन करके रखना, अगेन एक जगह पे जमा करना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन या मोनोपोलाइजेशन। हमने मोनोपोली ये वर्ड देखा था, मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, है ना, किसी एक ही व्यक्ति के पास अगर सारे अधिकार होंगे तो वो एकाधिकार हो जाएगा, है ना, तो बाकी लोगों को फिर वो चीज़ें यूज नहीं करते आएगी, तो वो मोनोपोलाइजेशन हो गया, एक के पास कुछ होना। अपॉर्शनमेंट मतलब सब में बांट देना, तो ये एंटोनिम्स है, क्लियर। अपॉर्शनमेंट समझ गया, फिर सब में चीज़ों को डिवाइड करना या बांटना। चलो और कौन सा वर्ड है हमारे पास, अभी हमारे पास जो वर्ड है वो है एम्बिट। एम्बिट, एम्बिट का मतलब क्या होता है, एम्बिट का मतलब होता है किसी का कार्य क्षेत्र या किसी की लिमिट या बाउंड्री, है ना। जैसे आप किसी ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में, अब में आप एक बाबू के पास गए और उनको आपने पूछा कि मुझे ये काम करना है, अगर वो इंग्लिश बोलने वाला होगा तो बोलेगा ये इट इज़ नॉट इन माई एम्बिट, मतलब मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, मेरे एम्बिट के बाहर है, मतलब मेरी लिमिट, मेरी बाउंड्स, मेरी जो बाउंड्री है उसके बाहर का है। तो एम्बिट मतलब वो बाउंड्री होती है, ठीक है। मे नॉट बी फिजिकल बाउंड्री, कि फिजिकल बाउंड्री ही नहीं है, ऐसा कोई फिजिकल एरिया नहीं होता, लिमिटेड एरिया। जैसे आप 4 चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको 5वीं चीज़ करने को बोला जो आपको नहीं जमती, वो आपके एम्बिट के बाहर है, समझ गए ना। तो आपकी एक लिमिट होती है, दैट लिमिट इज कॉल्ड बाउंड्री, बाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एम्बिट। देखो, His influence extended beyond the legal ambit, उसका जो इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव। अब प्रभाव एक्सटेंड करता था लीगल एम्बिट के बाहर। लीगल एम्बिट मतलब वो लीगल न्यायिक कार्य क्षेत्र में था, न्याय के से रिलेटेड कोई कार्य करता होगा, तो उसके बाहर भी उसका प्रभाव था, शायद सोशल सेक्टर में होगा, है ना। तो लीगल एम्बिट मतलब लीगल लोगों की बाउंड्री, एक उसके बाहर भी उसका प्रभाव था, ठीक है। तो एम्बिट मतलब बाउंड्री ऑफ हिज पोजीशन इंपैक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस भी इंपैक्ट होते हैं, तो बड़ा आदमी होगा कोई। मीनिंग क्या होगा, द स्कोप, किसी चीज का स्कोप कितना है, मतलब उसका एम्बिट, एक्सटेंट और बाउंड्स, बाउंड्स मतलब बाउंड्री ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या होंगे इसके, रेंज, आप बोल सकते हैं मेरी रेंज के बाहर है कोई चीज़, एम्बिट के बाहर है का मतलब क्या होता है, रेंज के बाहर होना, या बाउंड्री जो मैं जब से कह रहा हूँ, या फिर स्फीयर, है ना, कि आप एक व्यक्ति हो, आपके आजू बाजू एक स्फीयर है, जैसे एक अननोन सी
यानी ऐसी चीज़ जो नहीं दिखती लेकिन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो कि एक स्फीयर है कि आपकी लिमिटेशंस वही है, इसके बाहर की कोई चीज़ होगी तो इट इज़ आउट ऑफ योर स्फीयर या आउट ऑफ बाउंड्स या आउट ऑफ द एम्बिट। एंटोनिम्स, ये लिमिट हो गई तो एंटोनिम क्या होगा इसका? लिमिटलेसनेस या इन्फिनिटी, बिना बाउंड्री की चीज, ठीक है, इन्फिनिटी। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। चलो, एम्बिट का मतलब समझ गया, फिर बाउंड्स या लिमिट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन इज वेरी सिमिलर टू डेलीगेशन। हमने डेलीगेट करना ये वर्ड देखा था, डेलीगेशन या डेलीगेट। डेलीगेशन का मतलब या डेलीगेट करने का मतलब किसी बड़ी पावर ने अपनी छोटी पावर्स को काम सुपुर्द करना कि आप ये काम करो, है ना, अपना काम किसी को देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेट करना। ठीक है, सेम मीनिंग है डिवोल्यूशन का। डिवोल्यूशन मतलब बड़ी पावर ने छोटी पावर्स को काम बांट देना, दैट इज डिवोल्यूशन। ठीक है, देखो अभी काम बांटने से रिलेटेड दो वर्ड्स है। अभी अपॉर्शनमेंट आया, अपॉर्शनमेंट का क्या मतलब था? हिस्से करके बांटना, वो अलग चीज है। और डेलीगेट मतलब समझो फादर के पास एक काम है, फादर ने बोला देखो मैं रोज घर में उठ के जल्दी उठ के पूजा करता हूँ, आज से बेटा, आज से बेटी तुम करना। तो आपको काम डेलीगेट किया गया, तब वो आपको सौंपा गया है अभी काम, राइट? तो सौंपना, दैट इज कॉल्ड डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब डेलीगेशन होता है। सेम देखो सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर। पावर का क्या किया? डिवोल्यूशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है तो वो सारे छोटे छोटी सरकारों में दे दी गई। डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं हम, है ना। देखो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर अलाउड लोकल अथॉरिटीज टू मेक देयर ओन डिसीजंस ऑन हेल्थ केयर। पहले सरकार खुद ही सारे निर्णय लेती थी, अब उन्होंने लोकल बॉडीज को कहा ठीक है आप निर्णय आप लो, आपको सौंप दिया गया है, वो होता है डिवोल्यूशन। देखो इसका मीनिंग, द ट्रांसफर और डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर का डेलीगेशन फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी टू अ लोकल और रीजनल वन। ठीक है, छोटी छोटी अथॉरिटीज में पावर को बांट देना, सौंप देना, बांटना भी नहीं, इसे सौंपना कहेंगे। सिनोनिम्स, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन या ट्रांसफर। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स, डिसेंट्रलाइजेशन का एंटोनिम्स क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। कंसोलिडेशन, कि सारा सेंट्रली ही कर दिया। कंसोलिडेट करना मतलब सारी पावर अपने पास ले लेना, दैट इज कंसोलिडेशन। या रिटेंशन, रिटेंशन मतलब अपने पास रखना। आपके पास पावर है, आपने आपके ही पास रखी, उसे कहेंगे रिटेंशन। आपने अपनी पावर्स छोटे छोटे लोकल बॉडीज में बांट दी, दैट इज डिवोल्यूशन। समझ गए? चले अगले वर्ड पे। समझ गया ना? डिवोल्यूशन, पावर्स को छोटी छोटी पावर्स में बांटना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना यानी कोई नियम है, नियमों की लिमिट है ना, कोई रूल्स है जो रखे गए आपके लिए, आप वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, तो वो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। किसी की बाउंड्री है, किसी का एरिया है ना, उसकी एक सीमा है, अब वो सीमा का आप उल्लंघन कर रहे हो तो इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो आप उसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो नियमों को तोड़ना, किसी की प्रॉपर्टी में जाना, उल्लंघन करना इज बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट। देखो, द कंपनी वॉज फाइंड फॉर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। एनवायरमेंट के कुछ रेगुलेशंस थे, नियम थे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए, उनको कंपनी ने तोड़ा, इसलिए वो कंपनी को क्या किया गया? फाइन किया गया, है ना। तो नियमों को तोड़ना इज इन्फ्रिंजमेंट। मीनिंग क्या होगा? द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ और एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है या नियम है उसको तोड़ना। सिनोनिम्स, वायलेशन हो सकता है, बिल्कुल। ब्रीच हो सकता है, ब्रीच मतलब तोड़ना, है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का आपने पालन नहीं किया, तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब किसी एरिया में जाना, उल्लंघन करना, सेम मतलब है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? नियमों का पालन करना, ये मतलब ये सब है नियमों को तोड़ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होगा? नियमों का पालन करना मतलब कंप्लायंस,
ऑब्जर्वेंस या रिस्पेक्ट। समझ गए? समझ गया? फिर इन्फ्रिंजमेंट का मतलब नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना इज इन्फ्रिंजमेंट। चले, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे अभी। नेक्स्ट वर्ड इज पाल्ट्री। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब होता है कुछ तो भी बहुत ही थोड़ा सा। पाल्ट्री तो मीगर, थोड़ी सी क्वांटिटी में कुछ होगा तो उसे हम पाल्ट्री कहेंगे ना। आप बोल सकते हो कि यार आई रिसीव पाल्ट्री अमाउंट एज पॉकेट मनी, है ना, बहुत ही थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है मुझे, तो पाल्ट्री अमाउंट। तो सेंटेंस क्या होगा? द एम्प्लॉइज वेयर अपसेट विद द पाल्ट्री रेज, बहुत ही थोड़ा सा रेज मिला, यानी सैलरी इंक्रीज हुई थोड़ी सी। दे रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क, एक साल बहुत मेहनत की और बाद में मिला इतना सा रेज, दैट इज पाल्ट्री रेज। मीनिंग क्या होगा इसका? स्मॉल, मीगर इन अमाउंट और ट्रिवियल, छोटा सा, थोड़ा सा। सिनोनिम्स, मीगर, मीगर मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, इनसिग्निफिकेंट जिसका कोई महत्व नहीं होता, बहुत छोटा सा। कैंटी, कैंटी मतलब एकदम कम, है ना। आपने स्कैंटी रेनफॉल सुना होगा, डेजर्ट में स्कैंटी रेनफॉल होता है, रेनफॉल ही नहीं होता, जो भी पानी होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक है, चलो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल यानी अच्छी खासी अमाउंट में, या कंसिडरेबल, ऐसी अमाउंट जिसे आप कंसिडर कर सको, तो कंसिडर करने की भी लायक नहीं है, दैट इज पाल्ट्री। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? परवेडिंग, परवेड, अरे सॉरी, ये सेंटेंस बदलने का रह गया मेरे से, कल का परवेडिंग वाला ही सेंटेंस यहाँ पे है। वर्ड देख लेंगे, चलो वर्ड कौन सा है हमारे पास, तो ऐसा रखेंगे। हाँ, वर्ड कौन सा है हमारे पास? कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जो भविष्य में आ सकती है, हमको पता है आएगी, है ना, लेकिन कब आएगी ये बोल नहीं सकते, और वो जब आएगी तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे, तो फिर उसके लिए अगर हमने कोई फंड जमा करके रखा है तो हम उसे कंटिंजेंसी फंड कहेंगे, बराबर। जैसे माई फादर सेव्स some amount every month as a contingency fund। हाँ, मेरे फादर हर महीने थोड़ी सी अमाउंट निकाल के रखते हैं अलग से कंटिंजेंसी फंड की तरह, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में सोचा तो था लेकिन ये पता नहीं था कि आएगी, इमरजेंसी, हेल्थ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस समय पे ये पैसा काम में आए, तो वो फंड को हम कहेंगे कंटिंजेंसी फंड। तो कंटिंजेंसी इज अ सिचुएशन दैट यू फोरसी बट यू डोंट नो कि कब आएगी। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा? अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस दैट इज पॉसिबल बट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन, या इमरजेंसी, या इवेंचुअलिटी की देखो होना तो है पर कब होगा ये पता नहीं, बुढ़ापा तो आना है ना, एग्जैक्टली अभी कितने साल बाद आएगा ये भी पता है, लेकिन वो कब से फील होने लगेगा ये नहीं बता सकते, तो उसके लिए अलग से फंड लगेगा, दैट इज कंटिंजेंसी फंड। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? सर्टेनिटी, है ना, ऐसी चीज जो आपको पक्का पता है होना ही है। अश्योरेंस या गारंटी, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस मतलब आश्वासन, अब आश्वासित हो कि नहीं हमारे पास है सफिशिएंट फंड, तो फिर आपको कंटिंजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंटिंजेंसी समझ गया? फिर कंटिंजेंसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन दैट इज गोइंग टू कम बट यू डोंट नो व्हेन एग्जैक्टली, इमरजेंसी करके ध्यान में रखो अभी फिलहाल। क्लियर? चले अगले वर्ड पे, आई थिंक दिस वॉज द लास्ट वर्ड। चलो अब देर इज अ क्लोज टेस्ट फॉर यू पीपल। क्या करना है? का स्क्रीनशॉट लो, के आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, ले लिया? डन। चलो तो इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो है अ फेयर शेयर ऑन द कंसर्न्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स।
जो कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स हैं उनकी कुछ कंसर्न्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर ये एडिटोरियल है। पहले फर्स्ट पार्ट आप पढ़ लो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, गो थ्रू इट। चलो पढ़ लिया, डन। चलो क्या है अभी यहाँ पे, अ फेयर शेयर नाम से ये एडिटोरियल है। कंसर्न्स है कुछ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर ये एडिटोरियल है, देखेंगे क्या है इसमें। एट अ मीटिंग इन तिरुवनंतपुरम लास्ट वीक द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ 5 opposition ruled states demanded a raise in the divisible pool of taxes from 41%, the 15th Finance Commission's recommendation, to 50% apportionment अभी देखा हमने, हिस्सा है ना, and a cap on the amount the center can collect as cesses and surcharges that usually appear as top-ups on invoices meant to fund specific central government projects and beyond the ambit of devolution mechanism। पहली लाइन इतनी बड़ी है, क्या हुआ देखो, अब आपको समझा के बताता हूँ क्या हुआ। तिरुवनंतपुरम में पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई, 5 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की। ये अपोजिशन रूल्ड है, अपोजिशन रूल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसकी है, बीजेपी की, तो यहाँ पे ऐसी सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है, तो अपोजिशन में जो है पार्टीज उनकी सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट में, तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले और इन्होंने क्या कहा कि व्हाट डिड दे डिमांड, डिमांड क्या थी इनकी कि जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का उसमें से 41% की जगह हमको 50% दिया जाए। मतलब जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है उसमें से 41% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बाकी का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है
है ना। तो अब उनका क्या कहना है कि ये 50-50 का डिवीजन हो। 41% ये किसने डिवाइड किया था, डिसाइड किया था, डिवाइड नहीं, किसने डिसाइड किया था, 15th फाइनेंस कमीशन थी। इनका रिकमेंडेशन था कि स्टेट गवर्नमेंट को 41% देना चाहिए और सेंट्रल को 59% होगा। तो अब उनका कहना है कि नहीं, हमें भी 50% ही चाहिए, अपॉर्शनमेंट यानी 50% बांटा जाए। दूसरी चीज क्या कही उन्होंने, अ कैप ऑन अमाउंट द सेंटर कैन कलेक्ट एज सेसेस एंड सरचार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे इनवॉइसेस पे, है ना, दैट यूजुअली अपीयर एज टॉपअप्स ऑन इनवॉइसेस मीन टू फंड स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। क्या होता है, बहुत सारी ऐसे टैक्सेस होते हैं जिन्हें सेस या सरचार्ज कहा जाता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो फाइन लगाती है या लोगों को टैक्स करती है, उस पर एडिशनल सेस या सरचार्ज लगा होता है। तो उस पर एक लिमिटेशन दी जाए, उस पर एक कैप दी जाए, क्योंकि ये जो पैसा ऊपर का जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया, उस पर 1 रुपये का सेस लग गया, तो वो 1 रुपया जो है एडिशनल ऊपर से लगा हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो उस पर एक लिमिट लगाई जाए, है ना, अनलिमिटेड ना हो। इससे क्या होता है, जैसे एजुकेशन सेस लग गया, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है एमएसईबी का, उस पर लेट से 2% का एजुकेशनल सेस लग गया, तो एमएसईबी को जो पैसा जा रहा है उसके अलावा 2% जो जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसका अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग में यूज करती है ना, टू फंड स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। और ये बियॉन्ड द एम्बिट, एम्बिट यानी बाउंड्री ऑफ डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। डिवोल्यूशन का मतलब क्या कहा था मैंने, कामों को डेलीगेट करना, तो ये मैकेनिज्म के बाहर है डिवोल्यूशन के, ठीक है। द कर्नाटक चीफ मिनिस्टर, मुद्दा समझ गया ना, इसलिए मिले थे 5 ऑपोजिशन स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स। चलो नेक्स्ट, द कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया has also reignited the debate by announcing his interest in convening a meeting of chief ministers of opposition and BJP ruled states to discuss the growing infringement on states' autonomy to collect taxes since the introduction of GST framework, है ना। अब यहाँ पे और क्या हुआ, यहाँ पे कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि उन्होंने रीइग्नाइट किया, यानी फिर से आग लगा दी, किस चीज़ को, एक डिबेट को, जब उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग बुलाने वाले हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स की, अपोजिशन के भी रहेंगे और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के भी रहेंगे, और ये मीटिंग में वो क्या बताने वाले लोगों को कि हमारे जो राइट्स है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स है उस पर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, मतलब उसका उल्लंघन हो रहा है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा सकती थी और उनके जो अधिकार थे उन पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसका उल्लंघन हो रहा है जीएसटी लगाने के बाद, ये सिद्धारमैया ने कहा, है ना, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क एंड द पीनलाइजिंग ऑफ स्टेट्स विथ बेटर इकोनॉमिक इंडाइसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन चीज जो वो है ये द पीनलाइजिंग। पीनलाइजिंग मतलब पेनल्टी लगाना। किस पे पेनल्टी लग रही है, ऐसे स्टेट्स पे जो अच्छा काम कर रहे हैं विथ बेटर इकोनॉमिक इंडाइसेस। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली जब टैक्सेस कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स तो हर स्टेट से कलेक्ट करती है, पर जब बांटने होते हैं पैसे तो जो स्टेट्स वीक होते हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है और जो स्टेट्स ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में हैं उनको कम पैसा दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबको एक देश की तरह बढ़ाना ज़रूरी है। पर स्टेट गवर्नमेंट्स का कैसा है कि हम तो अच्छी कंडीशन में हैं, है ना, हमको हमारा वी आर ऑलरेडी डूइंग वेल, तो आप हमसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हो लेकिन हमको उतना ज़्यादा पैसा वापस नहीं दे रहे हो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की कंप्लेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में का झगड़ा है बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट अगले पार्ट में क्या है, द मीटिंग अज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ द पाल्ट्री सम्स। पाल्ट्री देखा था ना हमने, बहुत थोड़ा सा सम्स एलोकेटेड इन 2024-25 यूनियन बजट फॉर marquee plans such as Bengaluru suburban railway project or the non-allocation of central funds for Kerala's Vizhinjam port and the second phase of the Chennai metro rail project। ये मीटिंग जरूरी क्यों हो गई है ऐसा ऑथर को लगता है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही थोड़ा पैसा दिया,
पाल्ट्री सम्स दी। किसके लिए? मार्की प्लान्स। मार्की प्लान्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लान्स कुछ बने थे, जैसे बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट, इसके लिए फंड चाहिए थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत थोड़ा सा पैसा दिया, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपके पास है पैसा, उसमें से यूज करो। दूसरा, नो सेंट्रल फंड्स, है ना, एंड द नॉन एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फंड्स, यानी सेंट्रल फंड्स दिए ही नहीं। कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए? केरला का विजिंजम पोर्ट है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया, और चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है यार हमसे पैसा ले रहे हैं लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं, और इसमें मेजर ऐसे स्टेट्स हैं जो सदर्न इंडिया में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब गो टू दी सेकेंड पार्ट। ये पार्ट पढ़ना है अभी आपको, चलो पढ़ो, गो थ्रू इट एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, डन, पढ़ लिया। चलो, नहीं पढ़ना हुआ होगा तो पॉज कर लेना, नहीं तो अननेसेसरीली वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पॉज कर लो, पढ़ लो, फिर रिज्यूम करो। चलो, ये इस पार्ट में क्या दिया है? द मीटिंग must also be viewed in the backdrop of natural disasters striking various states across India, such as flooding in Tamil Nadu's southern delta regions last December, the recent heavy rains in western Gujarat, and the devastating landslide at Wayanad, Kerala. इस मीटिंग को उस बैकड्रॉप में भी देखा जाना चाहिए। बैकड्रॉप का मतलब है उस संदर्भ में। किस संदर्भ में? कि नेचुरल डिजास्टर्स भी कुछ स्टेट्स में स्ट्राइक हुए हैं, जैसे सदर्न इंडिया जो है, तमिलनाडु के सदर्न डेल्टा का जो रीजन है उसमें पिछले दिसंबर में फ्लडिंग हो गया था। उसके बाद वेस्टर्न गुजरात में जो हेवी रेन्स, बहुत बारिश अभी हुई है गुजरात में वो, या फिर केरला में वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई थी वो। इन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए क्योंकि इनके लिए भी पैसा लगता है। द 16th फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशन ऑन टैक्स डिवोल्यूशन आर एक्सपेक्टेड बाय अक्टूबर 2025। 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41% स्टेट को जाने चाहिए थे। अभी सारे मतलब ये अपोजिशन रूल स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने 50% की डिमांड की है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है, उनके जो रिकमेंडेशंस है वो अभी आने बाकी है, वो अक्टूबर 2025 में आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का भी उसमें हिसाब होना चाहिए, ये कह रहे हैं ऑथर। While the difference in the state gross GDP between states is rightly given the highest weightage of 45% by the 15th Finance Commission in determining tax devolution as a measure to provide for the development of India's poorer regions, this has led to considerably reduced devolutions to the top tax revenue contributing states. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये जो डिफरेंस है ना स्टेट में, जो स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी,
विच मीन स्टेट्स का, तो उसमें हाईएस्ट वेटेज 45% का दिया गया है 50, हाँ किसके द्वारा, 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। मतलब मैक्सिमम जो फंडिंग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ऐसे स्टेट से आ रहा है दोज हु आर डूइंग वेल, और वो सारा फंड किसको देना पड़ रहा है, फिर ऐसे स्टेट्स को देना पड़ रहा है जहाँ से इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो खुद के लिए उतना फंड जमा नहीं कर सकते, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने उसको 45% पे मार्क करके रख दिया था, ठीक है। और ये मैक्स पर इससे क्या होता है, दिस हैज लेड टू कंसिडरेबल, आ गया, दिस हैज लेड टू कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिवोल्यूशंस टू टॉप टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स। इसकी वजह से क्या हुआ है, लेकिन जो अच्छा टैक्स देने वाले हैं, टॉप टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स, जिनकी तरफ से ज्यादा टैक्स आता है, उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता फिर, है ना। कौन से स्टेट्स है इसमें, स्टेट्स सच एज गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। एज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पावर हाउसेस, these states require tailor-made capital and social expenditures that could address particular developmental, climatic and industrial needs of their varied regions। तो ऑथर यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टेट्स है, कौन से स्टेट्स, गुजरात हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके जैसे जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स है, हाई परफॉर्मिंग से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट को, इन स्टेट्स को उतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता, पैसा मूव किया जाता है पुअरर स्टेट्स की तरफ ताकि वो ग्रो कर सके। पर ये जो अच्छा करने वाले स्टेट्स है, जो इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस है, इकोनॉमिक पावर हाउसेस है, इनको भी अपनी सिस्टम सही रखने के लिए उतना ज़्यादा पैसा लगेगा ताकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कर सके, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है लेट से उसको, है ना, सोशल एक्सपेंडिचर्स है उनके, एनवायरनमेंट क्लाइमेट के लिए एक्सपेंडिचर करने हैं, है ना, या और डेवलपमेंटल काम करने, तो उनको लिए भी फंड उनको लगेगा। तो अलग अलग रीजन्स में उनको भी डेवलपमेंट करनी है अपने स्टेट्स के, क्योंकि स्टेट्स में भी क्या प्रॉब्लम है, कुछ एरिया बहुत अच्छा है, ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन बाकी का एरिया ऐसा होता है जिस वहाँ से उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता, पर वहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग, ठीक। Apart from the restrictions on the states by the GST framework on tax collections, low devolution has also meant that the governments of high performing states are finding their hands tied at crucial juncture in economic and social trajectories। तो इन पे एडिशनल ये तो पहले ही रेस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट्स बाय द जीएसटी फ्रेमवर्क, तो जीएसटी जब से लागू हुआ तब से क्या हुआ है, स्टेट्स अपने हिसाब से, पहले क्या करते थे, स्टेट्स अपने हिसाब से किसी भी चीज़ पे कोई भी टैक्स लगा देते थे, पर जीएसटी आने की वजह से क्या हुआ, अब उनके हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं, है ना, देयर हैंड्स आर टाइड, वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, वो जितना चाहिए वैसा टैक्स नहीं कलेक्ट कर सक रहे, और इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, दे आर फाइंडिंग देयर हैंड्स टाइड एट क्रूशल जंक्चर। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने अब हाथ बंधे हुए हैं, स्पेशली ऐसे जंक्चर पे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उनको इकोनॉमिक और सोशल ट्रेजेक्टरीज पे ध्यान देना है। ट्रेजेक्टरीज का मतलब होता है रास्ता, पाथ, है ना, कोई रास्ता। दिस इज द ट्रेजेक्टरी, की अपनी ट्रेजेक्टरी ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, ये ट्रेजेक्टरी हो गई। तो एवरीवन इज लुकिंग टू ग्रो अपवर्ड्स, ये ट्रेजेक्टरी चाहिए सबको ऊपर जाने वाली, पर वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट छोटा सा है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया लास्ट पार्ट, चलो गुड। अब क्या दिया लास्ट पार्ट में, मोर ओवर नाइदर द जीएसटी नॉर द फाइनेंस कमीशन हैव एड्रेस्ड कंटिजेंसी एक्सपेंसेस। ना जीएसटी काउंसिल ने ना फाइनेंस कमीशन ने, किसी ने भी कंटिजेंसी एक्सपेंसेस के बारे में कोई बात नहीं की है।
कंटिजेंसी एक्सपेंस मतलब अभी जो हमने देखा था इमरजेंसी में लगने वाला फंड है ना, विच आर नाउ रेलेवेंट मोर देन एवर टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आजकल जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स अचानक प्रॉब्लम में आ सकती हैं, तो इसके लिए उनको कंटिजेंसी फंड भी रखना जरूरी होता है, पर इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री सच एज इंडिया with vastly divergent social and economic indicators and an equally diverse spread of natural resources and vulnerabilities, it is time for an urgent intervention to amend the tax devolution frameworks that will lead to greater autonomy to the states. तो ऑथर का ये कहना है कि हमारा जो देश है वो विविधता से भरा हुआ है, स्टेट्स ऐसे ऐसे रीजन्स में है, स्टेट्स हर एक स्टेट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन है, क्लाइमेटिक जोन्स है पूरे देश में, तो उसमें बहुत विविधता है। तो ऐसी विविधता होने के ऐसी जो विविधता है इसको पे ध्यान देने के लिए और राज्यों को ज़्यादा पावर्स देने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए, यानी थोड़ा सा बीच बचाव करना चाहिए। टू अमेंड द टैक्स डिवोल्यूशन, जो टैक्स डिवोल्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, ये जो एक सिस्टम बनी है कि इसको इतना टैक्स दो, उसको इतना टैक्स दो, या आप टैक्स कलेक्शन ये ऐसे ऐसे करो, इसकी जो सिस्टम बनी हुई है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स, दैट विल लीड टू ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, इससे राज्यों को थोड़ा ज़्यादा अधिकार मिलेगा। दिस वुड अलाउ फॉर अ ट्रूली फेडरल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट मॉडल, और इसी से एक पार्टिसिपेटरी मॉडल बनेगा जिसमें हर राज्य अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और वो एक फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कार्य अच्छे से कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से कर रही है। पर अगर ज़्यादा ऐसा कर दिया, ये मेरा मत है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया कि राज्यों के हाथ में बहुत ज़्यादा अगर सत्ता आ गई तो बहुत बार बहुत सारे राज्यों के जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि ये राज्य इस देश से अलग कर दो, ये वाली सिस्टम ज़रा ज़्यादा बढ़ने का डर है, तो अगर नहीं किया तो बेटर है ना। हाँ, वो थोड़ा सा इधर उधर 2-4% हुआ तो इट इज़ नॉट बैड, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में देना थोड़ा सा धोखा हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज नीड्स मोर पावर, कोई भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी रहे, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट नीड्स मोर पावर्स। ठीक, चलो तो अभी आज आपके लिए है इस एडिटोरियल पे क्वेश्चंस, तो आपको आज क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, वो क्लोज टेस्ट के अलावा इनके भी आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, क्या एग्जैक्टली डिमांड है उनकी। उसके बाद में विच कमीशंस रिकमेंडेशन आर फॉलोड फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स राइट नाउ, अभी कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस को सुना जाता है। तीसरा है क्वेश्चन, ट्रेजेक्टरीज, ये जो वर्ड है इसका नियरली सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, ये आपको बताना है। बाद में जो क्वेश्चन है वो है, जो फ्रेज है हैंड्स टाइड, इसका क्या मतलब है, इसका सिनोनिम क्या है, ये आपको बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंपॉर्टेंट बट आर नॉट एड्रेस्ड बाय जीएसटी कमीशन और फाइनेंस कमीशन, जीएसटी कमीशन और फाइनेंस कमीशन द्वारा कौन से चीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है ऑथर के हिसाब से। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो अब आखिरी चलेंगे वर्ड स्वैप पे। तो ये वर्ड स्वैप के 2 क्वेश्चंस है, आपको देता हूं मैं 1 मिनट से सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो। ठीक है, डन, ये हो गए 2। चलो क्या है फर्स्ट वाले में देखेंगे। द कंपनी ग्रोथ टू एक्सपांड,
द कंपनी ग्रोथ टू एक्सपांड तो नहीं होगा पक्का, चैलेंजेस टू एक्सपांड नहीं, प्लान्स टू एक्सपांड हो सकता है, स्ट्रेटेजी टू एक्सपांड नहीं होता। मतलब प्लान्स यहां लगेगा पक्का, तो फिर ग्रोथ यहां लगेगा, तो ए सी तो आपका पक्का होना है, ये कंफर्म हो गया। टू एक्सपांड इट्स चैलेंजेस इनटू न्यू मार्केट्स, चैलेंजेस को कौन एक्सपांड करेगा, चैलेंजेस को कोई एक्सपांड नहीं करता, स्ट्रैटेजी को एक्सपांड करेगा, तो स्ट्रैटेजी इधर जाएगी और चैलेंजेस इधर जाएंगे, अनफोर्सीन चैलेंजेस। मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए सी और बी डी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द साइंटिस्ट ऑब्स्टेकल्स वाज वाइडली एक्सेप्टेड, नहीं ऑब्स्टेकल नहीं, रिसर्च वाज वाइडली एक्सेप्टेड हो सकता है, सॉल्यूशंस वाज नहीं होगा, वेयर हो सकता है, तो बी तो नहीं बैठता, प्रपोजल हो सकता है, या फिर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड ये हो सकता है, रिसर्च वाज एक्सेप्टेड नहीं होता, प्रपोजल इधर जाएगा, तो ऑब्स्टेकल है ना, टू ओवरकम मेजर ऑब्स्टेकल्स, ये यहीं लग रहा है, तो प्रपोजल इधर, ये इधर, ठीक है, तो ए सी ये तो पक्का है। अब इसका कुछ होता है क्या, ऑफर्ड सॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, वो ठीक है, तो फिर सिर्फ ए और सी ही रिप्लेस होगा, तो दिस इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है, चलो आखिरी दो करो, फिर रुकेंगे हम लोग। लास्ट 2 क्वेश्चंस करो इसको, 1 मिनट है आपके पास। जमा क्या दिया है थर्ड में, द मैनेजरियल आइडियाज दैट वेर प्रेजेंटेड, अब मैनेजरियल डिलेस तो नहीं होगा, मैनेजरियल प्रोजेक्ट्स भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स बीइंग पोस्टपोन्ड हो सकता है, तो प्रोजेक्ट्स तो यहाँ सही लग रहा है, ये यहाँ पे सही लग रहा है, ये यहाँ सही लग रहा है, डिलेस भी यहाँ सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ आइडियाज इधर और डिसीजन इधर लग सकता है क्या, देखेंगे, देखो मैनेजरियल आइडियाज दैट वेर प्रेजेंटेड ठीक है, लेकिन डिलेज द अप्रूवल ऑफ द डिसीजंस, है ना, डिसीजन को ही अप्रूवल मिलेगा, कोई निर्णय को, तो ये दोनों भी यहाँ पे सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सब सही है। ठीक है, चलो आखिरी वाला, आखिरी क्या दिया है, द कंपनी एक्सपांशन प्लान्स वेर हॉल्टेड ड्यू टू द स्टॉर्म विच कॉज्ड सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस टू डैमेजेस, सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस टू डैमेजेस कि सिग्निफिकेंट डैमेजेस टू ऑपरेशंस, मतलब ये डी इधर आएगा और सी इधर जाएगा। ठीक है, बाकी दो तो बराबर है, तो सी और डी ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज दी वर्ड स्वैप, समझ गए। तो ये था आज की क्लास में, आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट के भी आंसर्स देने हैं आज, और वो एडिटोरियल के बाद में जो क्वेश्चंस पूछे उसके भी। पैराजंबल का एक अलग से क्लास आपके लिए ला रहा हूँ, में डिटेल में पैराजंबल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं रुकेंगे, थैंक यू वेरी मच।